हाल ही में भारतीय संसद में एक ऐसा बिल आया जिसने देश की सियासत को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखी थी। नाम था 131वां संविधान संशोधन विधेयक। इसे एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा था, लेकिन इसका जो अंत हुआ वो एक बहुत बड़ा झटका था। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाओं को ताकत देने के इरादे से लाया गया एक बिल पास क्यों नहीं हो पाया। मतलब एक बिल जो इतना प्रगतिशील लग रहा था, जो महिलाओं को और ज्यादा अधिकार देने का वादा कर रहा था, वो गिरा कैसे। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है संसद के एक खास सत्र से। ये सत्र 16 से 18 अप्रैल के बीच बुलाया गया था और इसी सत्र में इस ऐतिहासिक बिल का भविष्य तय होना था। लेकिन नतीजा, जैसा कि मैंने कहा, काफी चौंकाने वाला था। तारीख थी 17 अप्रैल 2026। इसी दिन 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो सका, वो गिर गया। पर यह समझने के लिए कि ऐसा हुआ क्यों, हमें पहले ये जानना होगा कि इस बिल में आखिर था क्या। तो चलिए अब इस बिल के अंदर की बातें जानते हैं। देखिए, इसमें 3 बहुत बड़े और कह सकते हैं बहुत ज़रूरी प्रस्ताव थे, और इन्हीं प्रस्तावों ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी थी। इस बिल के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, संसद को और बड़ा बनाना। दूसरा, महिलाओं के लिए आरक्षण को फौरन लागू करना। और तीसरा, भारत का जो चुनावी नक्शा है, जिसे हम परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं, उसे फिर से बनाना। तो पहले प्रस्ताव की बात करते हैं। एक बड़ी संसद। अभी जैसा हम सब जानते हैं, लोकसभा में 543 सदस्य हैं और ये संख्या कई दशकों से लगभग इतनी ही चली आ रही है। लेकिन इस बिल का प्रस्ताव था कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर सीधा 850 कर दिया जाए। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। इसका मकसद था कि देश की जो आबादी बढ़ रही है, उसके हिसाब से लोगों का प्रतिनिधित्व भी बढ़े। अब आते हैं दूसरे प्रस्ताव पर, जो शायद इस बिल का सबसे आकर्षक हिस्सा था। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, अभी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 14% है। ये बिल वादा कर रहा था कि इस संख्या को दोगुने से भी ज्यादा, यानी 33% तक ले जाया जाएगा, और वो भी फौरन, बिना किसी देरी के। और फिर आता है तीसरा और सबसे विवादास्पद प्रस्ताव, परिसीमन। इसका मतलब था जो सबसे नई जनगणना के आंकड़े हैं, उनके आधार पर पूरे देश के चुनावी नक्शे को फिर से बनाना। और बस यहीं से असली टकराव शुरू हो गया। इस एक प्रस्ताव ने भारतीय राजनीति की एक बहुत पुरानी और गहरी दरार को फिर से खोल दिया। उत्तर और दक्षिण के बीच का राजनीतिक मतभेद। तो आइए समझते हैं कि यह परिसीमन का मुद्दा इतना सेंसिटिव है क्यों। अच्छा, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह परिसीमन यानी डीलिमिटेशन होता क्या है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक हर जनगणना के बाद आबादी के आधार पर संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है। यही प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। इसका मकसद ये पक्का करना होता है कि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। और असली मुद्दा यहीं छिपा है। अभी हमारी लोकसभा सीटें जिस हिसाब से बंटी हुई हैं, वो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। सोचिए, लगभग 50 साल पुराने आंकड़ों पर। और ये बिल प्रस्ताव कर रहा था कि अब 2011 की यानी नई जनगणना का इस्तेमाल किया जाए। ये सुनने में तो बहुत सही और जरूरी लगता है, लेकिन मुश्किल यहीं से शुरू हुई। और यहीं पर उत्तर बनाम दक्षिण का टकराव खुलकर सामने आ गया। हुआ ये कि पिछले कुछ दशकों में उत्तरी राज्यों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया और उनकी आबादी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, काफी हद तक स्थिर हो गई। और इसी वजह से दक्षिण की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चिंता जताई। उनका डर सीधा और साफ था कि अगर आबादी के आधार पर सीटें दोबारा बांटी गईं तो ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी और संसद में दक्षिण का राजनीतिक असर और उनका प्रतिनिधित्व दोनों कम हो जाएगा। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सब कुछ तय हुआ। संसद के अंदर क्या हुआ, यह बिल आखिर गिरा तो गिरा कैसे। चलिए अब वोटिंग का पूरा गणित समझते हैं। देखिए, ये कोई साधारण बिल नहीं था जिसे एक सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाए। ये एक संविधान संशोधन विधेयक था, और संविधान में कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। इसका मतलब है, सदन में जितने भी सदस्य मौजूद हैं और वोट दे रहे हैं, उनमें से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। और ये स्लाइड ये एक तस्वीर में पूरी कहानी कह देती है। बिल को पास होने के लिए चाहिए थे 352 वोट,
लेकिन इसके पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट। और यही जो फासला था, यही इस बिल के गिरने की वजह बन गया। आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखें तो उस दिन कुल 528 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। बिल के पक्ष में थे 298 सांसद और इसके खिलाफ थे 230। नतीजा ये हुआ कि बिल 54 वोटों की कमी से गिर गया। वो जो 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा था, वो पार नहीं हो सका। तो ठीक है, बिल तो गिर गया, लेकिन इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। महिलाओं के आरक्षण का क्या होगा? परिसीमन का भविष्य क्या है? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। हमें यह भी समझना होगा कि परिसीमन कोई नई बात नहीं है। जैसा कि यहां दिख रहा है, भारत में आजादी के बाद से 4 बार परिसीमन आयोग बन चुके हैं। 1952 में, फिर 1963 में, 1973 में और 2002 में। तो ये एक तय संवैधानिक प्रक्रिया है जो होती रही है। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा? देखिए, भले ही यह खास संशोधन विधेयक गिर गया हो, लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए हैं। सरकार अभी भी एक साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके परिसीमन आयोग बना सकती है। और जहां तक महिला आरक्षण की बात है, उसे 2029 के चुनावों से पहले लागू करने के दूसरे रास्ते भी खोजे जा सकते हैं। मतलब ये मुद्दे भारतीय राजनीति में अभी भी पूरी तरह से जिंदा हैं। और आखिर में ये बिल हमारे सामने एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल छोड़ गया है। सवाल ये है कि एक लोकतंत्र को अपने बदलते हुए देश का प्रतिनिधित्व आखिर कैसे करना चाहिए? क्या सीटों का बंटवारा सिर्फ और सिर्फ आबादी पर आधारित होना चाहिए, या इसमें विकास और जनसंख्या नियंत्रण जैसे दूसरे फैक्टर्स को भी जगह मिलनी चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले कई सालों तक भारत की राजनीति की दिशा तय करती रहेगी।